नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 1 सितंबर 2023 और आज आप जो है एमटीएस का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आ गया हूँ जो आने वाले शिफ्ट में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न देखने को मिला, IPL 2023 का फाइनल मैच किस शहर में हुआ था। देखिए इससे पहले वाले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो आपका आंसर था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। और IPL 2023 का फाइनल मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है, तो यहाँ पर हुआ था। ये आपके फ्री के नंबर दे गए। इंडिया में क्रिकेट के दीवाने बहुत हैं, ये क्वेश्चन कोई नहीं गलती करेगा। फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि बारिश बाधित मुकाबला हो गया था जिसमें डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार जो है चेन्नई सुपर किंग्स के खेल 15 ओवर का कर दिया गया और इसको जीत दिया गया था। आपसे अलग क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डकवर्थ लुईस पद्धति का इस्तेमाल जो है किस खेल में किया जाता है, तो आपका आंसर है जी क्रिकेट के अंदर। इसके अलावा IPL 2023 में ये IPL का कैमा संस्करण था, तो आप कहेंगे जी 16वां संस्करण था। ऑरेंज कैप किसे मिलती है, जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, तो शुभमन गिल को दिया गया था। और पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो मोहम्मद शमी को दिया गया था। और ये ऑरेंज कैप के होल्डर और पर्पल कैप के होल्डर दोनों ही जीटी के तरफ से खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या के जो है खिलाड़ी हैं। इनके अलावा IPL में अब तक सबसे अधिक रन जो है अपना विराट कोहली ने बनाया है, सबसे अधिक विकेट अपना यजुवेंद्र चहल ने बनाया है, सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल ने लगाया, यूनिवर्स बॉस। सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी क्रिस गेल के नाम है। सबसे पहले शतक ब्रैंडम मैकुलम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी इन्होंने लगाया था। सबसे कम मैच में 6000 रन तक पहुंचने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम है। 2022 और 2023 में जो IPL का स्पॉन्सरशिप किसके पास रहा था, तो टाटा के पास रहा था। 2021 में बात करेंगे तो ये वीवो के पास था। तो ये सब बात आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इनके अलावा माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो माई स्टोरी पुस्तक के लेखक आपका कमला दास है। कौन है? कमला दास है, ये भारतीय मूल के हैं। इनके पुस्तक के लेखक है माई स्टोरी। इनके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। APJ अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारे देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी रहे APJ अब्दुल कलाम साहब। इनके अलावा अनटोल्ड स्टोरी के लेखक मोनिका अली है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक नीचे जो आपका पॉइंट दिख रहा है, ये अच्छे एग्जाम में आ जाते हैं, इसे जरूर ध्यान रखें। इसे बिल्कुल ही आप जो है मतलब इग्नोर मत कीजिएगा। मैडम सर किताब किसकी कौन से लेखक या लेखिका की है? मैडम सर किताब का नाम है भाई मैडम सर, ठीक है। तो ये आपका मंजरी जहरूर के हैं। ये भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी हैं जो बिहार में पोस्टिंग होने के समय इन्होंने जो है ये किताब लिखी थी। और इनकी नेचर और इनकी जो काम करने की स्टाइल थी काफी हट के थी, जिनके लिए आज भी इन्हें याद किया जाता है, ठीक है। तो ये मंजरी जहरूर को जरूर याद रखें। इनके अलावा दीनदयाल योजना में आपका उम्र सीमा क्या रखा गया? मैंने आपको ये बता रखा है कि जो भी योजना आपकी एग्जाम में आते हैं 3 फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। कब स्टार्ट किया गया, किस मंत्रालय के अंदर है, और इसमें एज रिलेशन क्या है, मतलब एज की जो स्लैब है ये क्या है। यही तीनों बात आपके योजना से पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो तीनों योजना जो भी अभी नए योजना है, इनकी इन 3 बात की जरूर ध्यान रखें। और कौन से फर्क पड़ते हैं भाई, ये मिनिस्ट्री ने किया, इतने ईस्वी में आया और इसमें एज सीमा इतनी है, इतने से 2 नंबर मिल जाएंगे। और योजना भी सारे नहीं याद करने हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो सारे योजना याद नहीं करने हैं, और राज्य सरकार की बात करें तो वैसी योजना जो महिलाओं या लड़कियों से संबंधित है, तो ये योजना आपको राज्य सरकार वाली देख लेना चाहिए। किसी राज्य ने अगर शिक्षा से संबंधित कोई योजना लाया है ना, जैसे अभी पश्चिम बंगाल लाया था, है ना, तो ये आपको देख लेना है। इसके अलावा अगर किसी राज्य ने किसी चीज पे बैन लगाया है या कोई चीज फ्री कर दिया है, तो ऐसी योजना को भी आपको देखते हुए जाना है, ठीक है भाई। एक तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रहती है, महिलाएं से संबंधित योजना आपको देख के ही जाना है, ठीक है। तो दीनदयाल योजना ये कई कैडर के योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे चलाए जाते हैं। एक तो इसमें जो दी जाती है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना, इसमें आपको 18 से 50 वर्ष तक की जो है एज होनी चाहिए। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। अब कौशल के नाम से आप स्पष्ट है कि किस प्रकार की योजना होगी, आप समझ सकते हैं। तो ये आपके 18 से 25 वर्ष के जो है एज रिलेशन है इसमें। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये काफी खतरनाक योजना है, बच्चे गलती कर देते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो उम्र सीमा है ये
ये 18 से 50 वर्ष रखा गया है, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लाभार्थी का उम्र जो है 18 से 70 वर्ष रखा गया है। और जो अटल पेंशन योजना है ये 18 से 40 वर्ष की उम्र अगर आपका उम्र है तभी आप इस योजना का जो है लाभ ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग कब की थी, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए मैंने एक ही दिन 3 प्रश्न बताए हैं जो मुझे याद आ रहा है। एक तो मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग कब की, इंडिया ने स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया, इसके अलावा जो बंगाल विभाजन हुआ था ये किस दिन प्रभावी हुए, ये सब क्वेश्चन बाय डेट पूछे जाते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, ये सब क्वेश्चन आपको ईस्वी नहीं बाय डेट पूछे जाते हैं भाई साहब। ठीक है भाई, तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो आपका जो है मुस्लिम लीग के द्वारा स्वराज की मांग जो है 1940 में किया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और जो बाय डेट पूछे जाते हैं आपसे कि भाई जो आपका बंगाल विभाजन जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, ये इसको आगे में देखेंगे, आगे देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मुस्लिम लीग की संस्थापकों में कौन थे, तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां। आगा खां कहाँ गया भाई, आगा खां कहाँ गया, इधर आगा खां और सलीमुल्लाह खां जो थे ये मुस्लिम लीग के संस्थापक में थे। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में, जिस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, उसी वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग से मिल गए, एक हो गए, जो बाद में पाकिस्तान का सर्वोच्च नेता बना। इनके अलावा मुस्लिम पाकिस्तान शब्द की सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो चौधरी रहमत अली, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। यह आपको डेट के हिसाब से पूछा जाता है, इसमें 1946 याद रखने से काम नहीं चलेगा कि सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे जी 16 अगस्त 1946 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है आपका लागू हो गया था, मतलब फाइनल हो गया था कि अब तो विभाजन होना ही होना है। और उसी दिन, मतलब उससे एक दिन पहले जिस दिन घोषणा हुई कि भाई बंगाल विभाजन होने वाली है, लागू होने की समय आ गई है, तो देश में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उस समय, है ना। और राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया गया था उस समय। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के समय आपका बंगाल विभाजन होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और आपसे जो महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए, तो उसमें एक स्वदेशी आंदोलन होता है। चूंकि स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में होता है और गांधी जी 1915 में लौटे ही थे, तो कौन भाग लेंगे बताइए आप, है ना। तो इसी प्रकार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैलाश पर्वत किस पड़ोसी देश में स्थित है, भैया कैलाश पर्वत शंकर, है ना। अभी सावन के महीना खत्म हुए हैं, जय शंकर, है ना। तो ये कहां पे भाई, ये तिब्बत के अंदर है। कहां पे है, तिब्बत के अंदर है। तिब्बत के अंदर से निकलकर 3 प्रमुख नदियां भारत में जो है फ्लो होती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। लेकिन ये अलग अलग ग्लेशियर से होती है, ऐसा नहीं कि कैलाश पर्वत से होता है ना भाई, अलग अलग ग्लेशियर से होता है। राक्षस ताल से होता है, चमाकड्यूम ग्लेशियर से होता है ना। तो मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूं कि तिब्बत में ये कैलाश पर्वत है और तिब्बत से ये 3 नदी निकल के भारत में फॉलो होती है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में काफी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सांगपो कहा जाता है ना। देहांग कहा जाता है पूर्वी साइड में, तो ये सब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में याद रखेंगे। असम का शोक कहा जाता है। माजुली द्वीप जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इंडिया में राष्ट्रपारीय नदी में सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र नदी है। राष्ट्रपारीय कहने का मतलब कि देश से नहीं निकला, देश के बाहर से ओरिजिनेट हुआ। ठीक है भाई। इनके अलावा कैलाश पर्वत मानसरोवर के समीप तिब्बत में स्थित है, ये तो बता ही दिया। अच्छा, तिब्बत पर जो है आपका चाइना ने कब आक्रमण किया था, आप लोग मुझे कमेंट कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया है कि चाइना ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया। और तिब्बत वासियों ने फिर से चाइना पर मतलब तिब्बत एक बार हथियार लिया चाइना, तो तिब्बत से जो फिर से मतलब चाइना से तिब्बत लेने के लिए प्रयास किया था, लेकिन असफल हो गया। तो ये सब बात मैंने आपको बता चुका, आप लोग मुझे बताएंगे तिब्बत पर चाइना ने कब आक्रमण किया था। दलाई लामा का नाम सुने हैं ना, तो ये भी तिब्बती धर्म गुरु है दलाई लामा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां होता है, चमाकड्यूम ग्लेशियर से, ये अलग से पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसे अलग से लिख लिया है। इसके अलावा शुभमन गिल का संबंध किससे, आप देखिए शुभमन गिल को सारा ऑरेंज कैप मिल गया है, तो ये तो आप जानते ही है ना कि शुभमन गिल किससे है। अरे इतना कम उम्र में इतना ज्यादा आगे चले गए खिलाड़ी, इनको कौन नहीं जानता है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। शुभमन गिल सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी है, इतने कम उम्र में सारे सुख पा लिए, है ना।
है ना। इसके अलावा दोहरा शतक लगाने वाले भारत के जो खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल। अब 2 पे स्टार आप देख रहे हैं, तो ईशान किशन जो है ये सबसे कम बॉल में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं, 126 बॉल में। इसके अलावा रोहित शर्मा सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले जो है क्रिकेटर हैं, 264 रन की, जो आज तक इनका जो है यह आंकड़ा कोई भी नहीं पार कर पाया है इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार जो है दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? एक, अब ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन सितार वादक मैं आपको सब दिन बताया था, सुखरू खां, सबरी खां, ध्रुव घोष, आसफ अली खान, ये सभी के सभी, पंडित राम नारायण, ये सभी के सभी जो है आपके सितार से संबंधित है। वजीर खान भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब सितार से संबंधित है भाई, सितार से। इसके अलावा एक सेकेंड, ये सब सारंगी से संबंधित है। सारंगी वादक पूछा है मेरे भाई, ठीक है, सितार वादक नहीं पूछा है, सारंगी वादक पूछा है मेरे भाई, ठीक है, सारंगी कर लीजिएगा। मैं भी तो चलूं, कहाँ चले आ गए यार, है ना। तो भाई ये सारंगी वादक हैं, जो भी मैंने अभी बताया, वजीर खान, शुकुर खान, सबरी खान, ध्रुव घोष, आसफ अली खान, सारंगी, आना पंडित राम नारायण, ये सब सारंगी से संबंधित है। इसके अलावा सितार से अगर आप देखें तो पंडित रविशंकर साहब, निखिल बनर्जी साहब, अनुष्का शंकर मैडम, अरविंद पारेख, ये सभी के सभी सितार से संबंधित है, सितार से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है, टीएच विनायक घाटम से संबंधित है, तोताराम पखावत से संबंधित है। एक मैं बार बार बताते आ रहा हूं, अन्नपूर्णा देवी, ये कल आएंगे आपके एग्जाम में। अन्नपूर्णा देवी ये किससे है? सुरबहार से संबंधित है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, ये तो हो गई, इनका काम ही था भाई जो है आपका वादन करना, लेकिन जिनका काम वादन करना नहीं है उनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या बजाए थे? तो भाई आपको बताना है कि बीना बजाए थे, वीणा बजा लेते थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब संगीत प्रेमी भी थे। इनके अलावा अकबर जो है, इन्हें भी संगीत प्रेमी माना गया है मुगल वंश के अंदर। ये नगारा बजा लेते थे। क्या नगारा, ढोल बजाओ नगारा, है ना, बोलते हैं ना कि ढोल नगारा बजने लगा, तो ये नगारा बजा लेते कौन? अकबर बजा लेते थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा किस राज्य में लू नहीं चलती है? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब ऑप्शन में सिर्फ केरला है और एक पूर्वोत्तर का और राज्य बच्चे ने लिखा था, है ना। तो केरला में तो लू चलती है भाई, केरला में जो है लू की झटका देखी जाती है ना। तो आप लोग बताएंगे कि और कौन सा स्टेट था? देखिए लू जो है आपका राजस्थान में सबसे ज्यादा, इसके साथ ही साथ ये उत्तरी जो मतलब भारत है, उत्तरी बिहार आ रहा है मुंह में, उत्तरी भारत जो है उसमें आपको लू देखने को मिलेगा, ये वाली पार्ट सब में, ठीक है। तो बताइएगा कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन था जो इस वाले पार्ट का था, इस वाले पार्ट का था, या फिर एकदम किनारे जो उत्तर से हट के हो, दक्षिण में हो, ऐसा पार्ट का कोई राज्य होगा जो आपका आंसर हो जाएगा। ये लू क्या है? तो लू जो है आपका मतलब गर्मी के दिनों में आपका तेज, मतलब जानलेवा एक प्रकार का पवन कह सकते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब डिहाइड्रेट कर देता है, आदमी को गिरा देता है। इसीलिए जो है कच्ची कैरी का जूस हम लोग पीते हैं बिहार यार में। इसके अलावा लू क्या है बताइए दिया। काल बैसाखी ये कहाँ पे आते हैं? पश्चिम बंगाल में, ये भी दुखदाई है। और एक आम्र वर्षा और एक आपका चेरी ब्लास्म, ये सब कहाँ पे आते हैं? तो ये साउथ में आते हैं, जो सुखदाई जो है वर्षा है। इनके अलावा राजस्व घाटा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फार्मूला दिया था शायद, राजस्व घाटा कुल खर्च माइनस कुल प्राप्ति होती है। जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है उसमें से जो है आपका जो इनकम आपको रिसीव्ड होता है सरकार को, आपको नहीं सरकार को, वो घटा देते हैं। और जो इसका अधिशेष निकलता है इसे हम फिजिकल डिफिसिट या आपका जो है आपका राजस्व घाटा कहा जाता है भाई, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, राजस्व घाटा, राजस्व मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, इन सब के बारे में सारी बात मैंने आपको बता दिया है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो बच्चे जीएनपी जीडीपी, एक बच्चा ने गलत मार के आ गया है कि भाई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो जो है जीएनपी मार दिया, तो गलत हो गया उनका, है ना, कि भाई जीएनपी कब होती है? मैंने क्या बताया था कि जब जीडीपी में आप विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ोगे और विदेशी आदमी के द्वारा देश में कमाए गए आय को घटा दोगे जीडीपी में से, तब आपका निकलेगा जीएनपी, ठीक है भाई। तो बच्चे ने गलत किया, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, एग्जाम की प्रेशर काफी होती है भाई, है ना। यहां पे बात करना और एग्जाम में बात करना जो है फर्क है, ये मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूं इस बात को। झारखंड में दिवाली के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? झारखंड में दिवाली के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो झारखंड में दिवाली के बाद सोहराई फेस्टिवल मनाया जाता है। सोहराई फेस्टिवल 2-3 दिन पहले ही बात करा हमने। सोहराई फेस्टिवल
फेस्टिवल जो है आपके झारखंड में दिवाली के बाद मनाई जाती है। झारखंड में देखिए फसली त्योहार एक रोहिणी भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सरहुल जो है झारखंड में सबसे फेमस त्योहारों में से सरहुल एक है। इसके अलावा झारखंड में छऊ नृत्य होता है, झारखंड में कर्मा नृत्य भी हो सकता है, ठीक है भाई। इनके अलावा दिवाली के बाद दिवाली कहां मनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, जिसे क्या कहा जाता है? देव दिवाली कहा जाता है। दिवाली के 14 दिन के बाद मनाए जाते हैं बनारस में। इसके अलावा कुल्लू दशहरा ये हिमाचल प्रदेश में और बस्तर दशहरा ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। एक बार तो जीडी में ये पूछा गया था कि दशहरा में किसको जलाया जाता है? भाई रावण को, है ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉइंट है सोहराई खोबर पेंटिंग, ये झारखंड की पेंटिंग है जिसे जीआई टैग मिला है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपसे पूछ लिया है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी रहेगा तबे ना बता पाइएगा। तो सबसे पहले बेस देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार के शुरू में जोड़े गए, जो 2002 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की उपलब्धता कराना माता पिता का कर्तव्य होगा। इस प्रकार का मौलिक कर्तव्य 11वां बना। आपके सामने ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो बच्चे पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पीडीएफ से रीड किए हैं, तो उनको पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि मैं मौलिक कर्तव्य के जो बारंबार जिक्र करके ये 11वां आपको रटाया है भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य, है ना। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना दिया था, आप पेज पे जाएंगे टॉपिक बैच में तो मिल जाएगा। इनके अलावा यहाँ देखिए तो क्या है भाई 51 के ए में क्या है कि संविधान के उन आदर्श वाक्यों ना को पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये सब जो है आपका 51 के ए में है। 51 के ए के बी में है कि कोई भी ऐसा चीज जो हमें देश प्रेम के लिए प्रोत्साहित किया है उनकी रक्षा करना, सीधी। 51 के 1 के सी में है अखंडता, एकता और आपका जो संप्रभुता है, इन तीनों को बनाए रखना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो अगला है कि देश की रक्षा करना, जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए तैयार रहना, 51 के ए डी में है। 51 के ए के ई में कहा गया है कि भाईचारे की भावना तथा लेडीजों के प्रति सम्मान रखना, और जो भी लेडीज के प्रति कुरीति है, कुप्रथा है, उनको समाप्त करना। इसके अलावा इसी प्रकार से आपको तो ये सब तो मैं बता ही दिया हूं, चलते हैं आगे, है ना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना आपका जो है आर्टिकल 51 ए के आई में है, लेकिन यही बात डीपीएसपी के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 49 में भी सेम चीज है कि जो भी लोकहित की संपत्ति है उनकी रक्षा करना। जैसे रेलवे स्टेशन में गए कुर्सी नोच डाले तो ये गड़बड़ हो गया भाई, इन चीज को उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा सिद्धि धमाल किस राज्य की प्रमुख नृत्य है? तो ये गुजरात की है सिद्धि धमाल। देखिए मैंने 3 नृत्य आपको बताए, एक तो धमाल सीधे कहाँ का है? हरियाणा का। धमाल कहाँ का है? हरियाणा का। और सिद्धि धमाल लगेगा तो हो जाएगा गुजरात का। इसी प्रकार से आपने एक और सुना होगा हरेली, एक हरेली और एक आपका हरेला, एक हरेला, ठीक है। तो उत्तराखंड का हरेला, छत्तीसगढ़ की हरेली, तो इस प्रकार से आप इन्हें भी ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से एक है आपका भांड और एक है आपका पाथेर भांड, ठीक है। तो भांड खाली हो जाएगा पंजाब का और पाथेर भांड हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। इसी प्रकार से एक है घूमर, इसी प्रकार से एक है घुमुरा, तो घूमर है राजस्थान का, घुमुरा है उड़ीसा का। तो भाई ये जो छोटे छोटे क्रिटिकल बिंदु से मात्र जो है आंसर बदल रहा है, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा सजग होकर पढ़िएगा मेरे बंधु, नहीं तो एग्जाम में गलतियों होता है, ठीक है। गुजरात की अन्य प्रमुख नृत्य है दांडिया, गरबा, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा लावनी, तमाशा, कोली, फुगरी, लेजिम, दही हांडी, गुड़ी पाड़वा, ये सब महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों में से हैं, जिसमें रंगोली त्योहार नहीं है, ये एक चित्रकला है। ये एक चित्रकला है जो नीचे बनाया जाता है, मतलब जमीन पे बनाया जाता है, ये कोई दीवार पे नहीं बनाया जाता है, ये जमीन पे बनाया जाता है अबीर के साथ। इस प्रकार से महिलाएं बना लेती है ना, जो सूखा रंग होता है ना उससे बनाया जाता है आपका रंगोली, और इसके कोई फिक्स डेट नहीं होते, कोई भी पोजीशन पे कोई भी त्योहार के मौके पे महाराष्ट्र में इसे बनाया जाता है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूं तो ये इसको मैं देखता हूं और मैं भी कई बार अपने घर में बनाया हूं टूटा फूटा। इनके अलावा कलवेलिया, ये गनगौर, कलवेलिया, गनगौर, पनिहारी, घूमर, चंग, कठपुतली, राजस्थान, ये सभी के सभी जो है राजस्थान से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लूर, एक लूर नृत्य होती है, एक धमाल नृत्य होती है, ये आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। पाथर भांड जम्मू कश्मीर, और मैंने बता दिया था अभी कि भांड जो है ये आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुचिपुड़ी, धिमसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ढिमसा भी बोलते हैं इसे, ढिमसा भी बोलते हैं। कोलाट्टम, ये कहां पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश के अंदर मिल जाएगा, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है भाई साहब। इसके अलावा
नौजवान सभा के संस्थापक कौन है आपसे पूछ लिया है, तो नौजवान सभा के भाई आज से बताते हैं भगत सिंह साहब। भगत सिंह साहब के बारे में जितना चीज बताए हैं उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, जिस दिन आगे बता देना। भगत सिंह साहब के जो किताब के नाम बता दे, व्हाई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भगत सिंह को फांसी जो है 1931 में दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना, 23 मार्च का दिन था वो, है ना। इनके अलावा भगत सिंह साहब जो है असेंबली में बम जो है आपका 1929 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंके थे, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे भगत सिंह साहब के बारे में। भगत सिंह साहब जो है नौजवान सभा का गठन किए थे, यही नौजवान सभा चल के आगे जो है हसरा की संस्थापकों में रोल निभाया भगत सिंह साहब के साथ दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे 1928 ईस्वी के अंदर, है ना। तो ये सभी बात जो है भगत सिंह साहब के बारे में है, जरा ध्यान से रखेंगे। मैंने इससे पहले वाले शिफ्ट में कराया था कि भाई जो आपका HRA है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और एक हसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये कैसे बना है। तो ये जो है HRA, इसमें सचिंद्र सन्याल, चंद्रशेखर साहब ये सब जो है शामिल रहे थे, लेकिन जो हसरा है इसके 2 आंसर हो जाते हैं, लैंग्वेज बदलते ही आंसर बदल जाती है। जैसे ही आपसे पूछता है कि दिल्ली में हसरा का स्थापना किसने किया, तो भगत सिंह, और हसरा के विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो चंद्रशेखर साहब। दोनों बात ध्यान रखेंगे भाई साहब, ठीक है भाई। इनके अलावा आजाद हिंद फौज का गठन कौन किए थे, तो रास बिहारी घोष किए थे, तो ये बात ध्यान रखना है। और एक है जी आपका रास बिहारी घोष, एक है आपका रास बिहारी घोष, ये आपको याद है ना 1907 में जब सूरत की अधिवेशन में फूट पड़ता है गरम दल और नरम दल में, तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ही संभाले थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। किसी भी सरकार में खर्च क्या होती है, अब खर्च कई प्रकार के होते हैं, ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन खर्च क्या होता है भाई, लोक कल्याण के मामले में जो भी रकम की जाती है, जो सरकारी कर्मचारी को वेतन दी जाती है, जो पेंशन भोगियों को पेंशन दिया जाता है, जो विदेशी ऋण पे ब्याज अदा किया जाता है, ये सभी सरकार के एक्सपेंडिचर में से आ जाता है, खर्च में से आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। इसके अलावा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, इसमें चारों ऑप्शन है, असम है, मेघालय है, लद्दाख है, केरला है। अब इसमें से मेरे हिसाब से लद्दाख में सबसे कम वर्षा होगी। इनके अलावा लद्दाख में सबसे कम वर्षा होगी, लद्दाख में सबसे कम वर्षा होगी, हाँ सही है जी, लद्दाख में सबसे कम वर्षा होगी। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, ये बात तो सभी जानते हैं, है ना। और वर्षा का अधिकांश स्रोत अरब सागर से आती है 60% और 40% आपका बंगाल की खाड़ी से आती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है, गारो खासी जयंतिया यहाँ पे पर्वत है ना। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया मेघालय में जनजाति का भी नाम है, और मेघालय में मासिन राम जगह है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। वर्षा मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जहां पर मानचित्र पर 2 समवर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कंटूर्स लाइन कहते हैं या आइसोहैप्स कहा जाता है, तो ये बात भी आइसोहाइट कहा जाता है, माफ कीजिएगा आइसोहाइट कहा जाता है। आइसोहाइट माने वर्षा, और सम ऊंचाई वाले आइसोहाइप्स होता है, जो यहाँ पे कुल्लू है आपको याद रखने के लिए कि मानचित्र पे 2 समान ऊंचाई वाली रेखा को मिलाने, मतलब बिंदु को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइप्स कहलाता है, और आइसोहाइट मतलब लग रहा है जैसे ऊंचाई वाला, लेकिन ये वर्षा वाला होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ग्रैमी अवार्ड से एक प्रश्न आया, प्रश्न क्लियर नहीं है। भारत के लिए प्रथम ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर साहब 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जीते थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला तन्वी शाह है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2023 में ग्रैमी अवार्ड और तीसरा ग्रैमी अवार्ड रिकी केज को दिया गया। सबसे पहले 2015 में दिया गया था, फिर 2022 में दिया गया था, 2023 में दिया गया था। ये कंपोजर है रिकी केज, चेन्नई के रहने वाले हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, इनको दिया गया, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि कथक नृत्य से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र किसने बनवाई थी। ऑप्शन में बिरजू महाराज और भी कई महाराज थे, तो पंडित शंभू महाराज भी ऑप्शन में होगा, देख लीजिएगा, शंभू महाराज राइट आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य संस्थान जिसे कथक केंद्र के नाम से जाना जाता है, और आजकल ये भारतीय संगीत नाटक अकादमी के अंतर्गत रह के कार्य करते हैं, तो ये जो है इनके संस्थापकों में पंडित शंभू महाराज शरीक हुए थे, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महान्यवादी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है या नहीं है। तो महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यवादी राष्ट्र जो है भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। महान्यवादी जो है संसद के कार्यवाही में भाग लेते हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं डाल सकते हैं। ये सब महान्यवादी की अपनी जो है कार्यविधि है। उसी प्रकार से राज्य में एडवोकेट जनरल सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। वहाँ का राज्यपाल जो है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं, और जो चीज मैंने अभी महान्यवादी के बारे में बताया सेम चीज एडवोकेट जनरल पर उस राज्य
स्तर पे लागू होती है। घेंघा रोग किस ग्लैंड में विकार उत्पन्न होने से होती है? तो आपका आंसर होगा जी अबडू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड है ना, थायराइड ग्रंथि या फिर अबडू ग्रंथि अगर ऑप्शन में होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती है अगर तत्व की बात करें तो, इसलिए टाटा नमक खाने के लिए बोलता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया हड्डी की रोग होती है। बी1 की कमी से बेरी, ए की कमी से आंख का रोग, के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, एच की कमी से भी इसी प्रकार से ब्लड की कमी मतलब एच की कमी से भी ब्लड वाले रोगी होती है। विटामिन बी12 की कमी से भी ब्लड वाली रोगी होती है, एनीमिया वगैरह। इसके अलावा जो आपका विटामिन बी3 वगैरह की कमी से गॉट वगैरह हो जाती है, गठिया वगैरह हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है ना। विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाती है। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है भाई साहब, इसी फ्लो में आना चाहिए आपके भी, है ना भाई, तभी काम बनेगी। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे अधिक पदक आज से बताया जी महाराष्ट्र को मिला है, महाराष्ट्र को, है ना, महाराष्ट्र को सबसे अधिक पदक मिला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अभी अभी आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd संस्करण 2023 उत्तर प्रदेश में पंजाब यूनिवर्सिटी पहला, गुरु नानक यूनिवर्सिटी दूसरा बने थे। भैया खेलो इंडिया यूथ गेम की 5वां संस्करण आपका 2023 में कहां पे हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। यहां पे सबसे अधिक पदक महाराष्ट्र को मिला है, दूसरा स्थान हरियाणा का, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का रहा था। ये मध्य प्रदेश के 8 विभिन्न शहरों में कराए गए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 दिल्ली से हुआ था और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 आपका कहां से हुआ है? उड़ीसा से हुआ है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के 3rd शिफ्ट में आए प्रश्नों के एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क और व्हाट्सएप ग्रुप में तो मिल जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।